दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बताते हैं जो कि बिहार चुनाव को लेकर आ रही है कि बिहार में पीएम मोदी का नया पंच, डबल इंजन बनाम डबल युवराज। जी हां, बात करें कि डबल इंजन बनाम डबल युवराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में रविवार को एक नया पंच दिया। दूसरी ओर सनातन आस्था का लोक पर्व छठ और गंगा का घाट, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। बिहार में चुनावी घमासान है और परिणाम के कुछ ही दिनों बाद छठ है। मोदी ने अपने भाषण के दौरान पूरे बिहार को इसी बहाने कई संदेश देने की कोशिश की है। इसमें रोटी, रोजगार और भय मुक्त बिहार था। वहीं डबल इंजन की सरकार बनाम डबल युवराज का नया पंच देते हुए बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। आपको बता दें कि भोजपुरी से ही संबोधन शुरू करते हुए लोगों को सीधे जोड़ने की कोशिश की। अंबिका भवानी माई के भूमि के नमन करण तानी, ये उनके संबोधन की शुरुआत थी। आमी में मां अंबिका भवानी के मंदिर से न सिर्फ छपरा बल्कि बिहार और देश के सनातन आस्था जुड़ी है। यहाँ की विभूतियों से जुड़ी लोगों की भावनाओं के तार को झंकृत करते हुए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भोजपुरी के महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर को भी याद किया। हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए वेवल राम कलावन को भी मंच से बधाई दी, जिनके पूर्वज गोपालगंज के थे। मोदी इन सब का उल्लेख करते हुए एक और बिहार के गौरव का एहसास कराते दिखे तो दूसरी ओर बार बार जंगल राज कहते हुए परोक्ष रूप से लालू प्रसाद और महागठबंधन पर हमलावर दिखे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना उत्तर प्रदेश के युवराज का भी जिक्र किया है। वहां भी दो युवराज सिंहासन बचाने को साथ थे। सीधा इशारा अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर था। बिहार में भी डबल युवराज और इनमें एक तो जंगल राज का युवराज, इशारा लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी पर था। दूसरे युवराज मतलब महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। मोदी ने नाम भले ना लिया हो पर आरोपों की झड़ी में निशाने पर यही थे। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि उपचुनावों के लिए भी थमा प्रचार। मध्य प्रदेश में 28 तो गुजरात में 8, यूपी में 7 सीटों पर 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। जी हम बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हो रहे विधानसभा उपचुनावों के लिए भी प्रचार रविवार शाम को 6 बजे समाप्त हो गया। दूसरे चरण के चुनाव के तहत बिहार में 3 नवंबर को 94 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। तो वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 54 सीटों पर हो रहे उपचुनावों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। यहां 355 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 65, 67, 751 मतदाता करेंगे। राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। गुजरात में 8, उत्तर प्रदेश में 7, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा और तेलंगाना में 2-2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग। कहा केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में हो यूपी में उपचुनाव। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में मतदान कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा सरकार के मंत्री निर्वाचन क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री तो शिक्षकों से सीधे ही भाजपा के पक्ष में मत डलवाने को कह रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि अपनी हार की आशंका में भाजपा अब सत्ता का दुरुपयोग कर मतदाताओं को भयभीत करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा की लोकतंत्र, लोकलाज व मर्यादा निभाने में कभी आस्था नहीं रही। वह सत्ता पाने के लिए कुछ भी गलत करने से परहेज नहीं करती है, लेकिन भाजपा की नीति, नियत, चाल और चरित्र से जनता भली भांति परिचित हो चुकी है।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि स्कूल बंद को लेकर हो रही है कि राजस्थान ने जारी की लॉकडाउन की नई गाइडलाइन। 16 नवंबर तक स्कूल रहेंगे बंद। जी हां, बात करें कि राजस्थान सरकार ने रविवार शाम राज्य में लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन का ऐलान कर दिया। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में 16 नवंबर नियमित कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क आदि 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर भी लगाई है रोक। आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से रविवार को जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के रेगुलर क्लास के लिए 16 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने राज्य में स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क और इससे संबंधित स्थानों को 30 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर बोले शशि थरूर। कहा बीजेपी लाइट बनने के चक्कर में कांग्रेस जीरो बन जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस को बीजेपी जैसा बनने की कोशिशों का विरोध किया है। शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी लाइट बनने की कोशिश में कांग्रेस जीरो हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस है और हमें किसी भी कीमत पर बीजेपी का उदार संस्करण बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि शशि थरूर ने यह बात अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स को लेकर पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कही है। शशि थरूर ने कहा कि देश की धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत और व्यवहारिक रूप से खतरे में है। वर्तमान व्यवस्था देश के संविधान से इस शब्द को हटा सकती है। हालांकि थरूर ने जोर देकर कहा कि नफरत की ताकतें देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नहीं बदल सकती हैं। आपको बता दें कि थरूर ने कहा कि सेक्युलरिज्म एक शब्द है और सरकार इसे संविधान से भी निकाल देती है तो भी ये एक सेक्युलर संविधान रहेगा क्योंकि इसका आधारभूत ढांचा ही सेक्युलर है। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने के सवाल पर थरूर ने कहा कि वे इस बात को स्वीकार करते हैं और इस मुद्दे पर उदार विचार वाले लोगों की चिंताएं जायज हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी लाइट, बीजेपी का हल्का स्वरूप बनना जोखिम भरा है। ये कांग्रेस को जीरो बना सकती है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी में धर्मनिरपेक्षता की भावना जीवित और अच्छी तरह है। थरूर ने कहा कि कांग्रेस किसी भी रूप में भाजपा नहीं है और हमें उसका हल्का संस्करण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हम नहीं हैं। ना ही मेरे विचार में हम ऐसा कर रहे हैं। कहा कि कांग्रेस हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर करती है। हिंदू धर्म समावेशी है जबकि हिंदुत्व एक बहिष्कार वाली राजनीतिक विचारधारा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम बीजेपी की राजनीति का कोई नया संस्करण पेश नहीं करने जा रहे हैं। व्यक्तिगत आस्था के चलते मंदिरों में जाने पर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार के हिंदुत्व चाहे वह नरम हो या गरम का समर्थन नहीं करते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है या फिर पार्टी ने इस मामले में देर कर दी है, थरूर ने कहा कि वह इस बात से असहमत हैं कि कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता पर बात नहीं कही है। कांग्रेस पार्टी ने हर अवसर पर धर्मनिरपेक्षता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सेकुलरिज्म वाले कमेंट पर थरूर ने कहा कि राज्यपाल को अपने ये विचार राजभवन के आधिकारिक पत्र की जगह किसी दूसरे मुद्दे लेटर पैड पर लिखने देना चाहिए था। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर में आपको बता दें जो कि प्याज के दाम को लेकर आ रही है कि त्योहारी सीजन में नहीं होगी आलू प्याज की किल्लत, दाम भी रहेंगे कम, सरकार ने उठाया है ये कदम। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि बढ़ती कीमतों के बीच 30,000 टन प्याज और आलू आयात किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी एक ऐसे समय पर आई है जब त्योहारी सीजन से ठीक पहले देश भर में सब्जियों के भाव लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। बीते 3 दिन से देश भर में प्याज का औसत खुदरा भाव 65 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्याज का आयात तुर्की, इजिप्ट और अफगानिस्तान से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले भी कीमतों को नियंत्रित करने और किफायत दायरे
बारे में लाने के लिए तत्परता से कदम उठाए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि अब तक 7,000 टन प्याज आयात किए जा चुके हैं और दिवाली से ठीक पहले 25,000 टन आ जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार प्रत्यक्ष तौर पर प्याज का आयात नहीं कर रही है, बल्कि नाफेड बहुत जल्द प्याज आयात का प्रबंध कर जरूरतमंद राज्यों तक पहुंचाएगी। भारत में पहले ही बफर स्टॉक से करीब 37,000 टन प्याज उपलब्ध कराया जा चुका है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि राजस्थान से है कि किसानों को परेशान करने पर 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान। जी हां, बात कर रहे हैं कि राजस्थान में किसानों के उत्पीड़न पर 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। मंडी या व्यापारिक केंद्रों पर किसान से फसल खरीदने की बात तय होने या करार होने के बाद भी उनकी फसल नहीं खरीदने और 3 दिन बाद भी खरीद का भुगतान नहीं करने को किसान उत्पीड़न माना जाएगा। मंडी में व्यापारी को किसान की उपज खरीदने के 3 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है। संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। संविदा खेती में किसान को एमएसपी से कम दर पर करार के लिए मजबूत करने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों अगली खबर बता दें जो कि जयपुर से है। जी आपको बता दें कि गुर्जर आंदोलन टला, सरकार ने मानी मांगे, सरकारी नौकरी में 5% मिलेगा आरक्षण। जी हम बात करें कि राजस्थान में रविवार से शुरू होने वाला गुर्जर आंदोलन स्थगित हो गया है। राज्य के अशोक गहलोत सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच शनिवार को जयपुर में 6 घंटे तक चली बातचीत सफल रही है। इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी। सरकार 5% गुर्जर आरक्षण देने को राजी हो गई है। गुर्जर समाज का एकजुट हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मंत्री रघु शर्मा से मिला। बैठक के बाद रात में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वह 14 बिंदु पढ़कर सुनाए जिन पर सहमति बनी है। युवा मामले में व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि समझौते के बिंदुओं की पालना तुरंत प्रभाव से की जाएगी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि हिम्मत सिंह गुर्जर का कहना है कि सरकार से उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है और सरकार 14 बिंदुओं पर सहमत हो चुकी है, लिहाजा अब किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार सभी मांगों को पूरा करेगी। और दोस्तों मैं अब आपको बता दें कि राजनाथ सिंह बोले कि चीन के कब्जे की बात कर रही कांग्रेस पर ऐसा खुलासा करूंगा, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जी आपको बता दें कि बिहार में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के बारे में ऐसा खुलासा कर सकते हैं कि पार्टी के लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शनिवार को पटना में चुनावी रैली में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता सेना पर सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि चीन ने हमारी 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसा खुलासा करूंगा, कांग्रेस के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की पड़ोसी देश के मंत्री की कबूलनामे के बाद कांग्रेस मौन है। कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा जब पुलवामा हुआ तो मैं गृह मंत्री था, इस पर इतनी हल्की राजनीति की गई कि इसे प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए सहानुभूति हासिल करने की साजिश कहा गया। अब पाकिस्तान के मंत्री ने ही सच्चाई बता दी है। शनिवार को राजनाथ सिंह ने बिहार में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। किसी प्रकार की संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। सिंह ने कहा कि भाजपा का चरित्र है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दामन में कभी दाग नहीं लगा है, इसलिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा उनके साथ है। क्रिकेट में जिस तरह सचिन तेंदुलकर तथा सहवाग की जोड़ी आप लोगों ने देखी होगी, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार तथा भाजपा की जोड़ी है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। प्रदेश में 3 फेज में चुनाव है। पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे चरण को 4 सितंबर को होना है। 4 नवंबर को होगा। नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। पहले चरण में 71 सीटों पर वोट पड़े हैं। दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर का नाम महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चर्चा में। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया ये बयान। जी हम बात कर रहे हैं कि उर्मिला मातोंडकर का नाम महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधान परिषद की राज्यपाल की ओर से भरी जाने वाली 12 सीटों में से एक पर उर्मिला मातोंडकर के मनोनयन की चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि इस बारे में खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उर्मिला मातोंडकर से बात की है। इस पूरे मामले पर अब शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने बयान में कहा है, न्यूज एजेंसी पीटीआई छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि मैंने उन अटकलों के बारे में भी सुना है जिसमें कहा जा रहा है कि उर्मिला मातोंडकर को सरकार द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद में नामित किया जाएगा। ये राज्य मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार है जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। संजय राउत से साफ कहा कि राज्यपाल की ओर से नामित सीटों के लिए किसका नाम भेजना है, यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और मुख्यमंत्री ठाकरे ही इस पर विचार करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर फिलहाल उर्मिला मातोंडकर का कोई बयान सामने नहीं आया है। लोकसभा चुनाव में उर्मिला को हार मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर उर्मिला मातोंडकर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी जिसमें उनको हार मिली थी, जिसके बाद उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस के कामकाज के तरीके को लेकर पार्टी छोड़ दी थी। हाल ही में कंगना रनौत बनाम शिवसेना के विवाद में उर्मिला मातोंडकर ने कंगना के विरोध में टिप्पणी की थी और महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में अपना बयान दिया था। बता दें कि राज्यपाल की ओर से मनोनीत किए जाने वाले विधान परिषद के 12 प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक में सभी 12 नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन मीडिया में इन नामों का कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।